हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। किस एग्जामिनेशन के लिए? एपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, जो कि कब होने वाला है? 5 जुलाई को। आज जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं गाइस, जिसमें कुछ नया नहीं है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स नया था वो हमने आसाम प्रहरी की सीरीज में 2025-2026 में कंप्लीट कर रखा है। मैं आज वो से ना तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए फिर से मैं रेडी कर दे रहा हूं, ताकि आप इसको क्विकली रिवाइज कर सको। पहले से जिन स्टूडेंट्स ने आसाम प्रहरी के सेशंस को रेगुलर फॉलो किया है, रेगुलर रिवीजन किया है, आसाम ईयर बुक रिवाइज किया है, उनके लिए सोने पर सुहागा के जैसा होगा। मतलब आप एक बार फिर से आज इस सेशन को देखकर कमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको पढ़कर अपना करंट अफेयर्स यूं फिर से रिवाइज कर लोगे। और जिन्होंने पहले से नहीं फॉलो किया है या पहले नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, तो बाबू आपके लिए तो ये एकदम मस्ट है, बहुत जरूरी है। ये पूरा सेशन तुम ध्यान से देखोगे, सो दैट जो 5 जुलाई को एपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आएगा ना, आप वहां पे बेहतर परफॉर्म कर सको। अच्छा, एपीएससी प्रीलिम्स से याद आया, ऑल आसाम ओपन टेस्ट जो है वो 28 जून को हम लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकेगा। इसके लिए भी गूगल फॉर्म में कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स रिवीजन का सेशन है, ये 2-3 लेक्चर का होगा। आज पहला लेक्चर है, और सेकंड, थर्ड या फोर्थ लेक्चर जो भी होगा वो मैं कल परसों में तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो तुम आराम से इनको रिवाइज करके एग्जामिनेशन में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के जाकर एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। ये तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में, छोटा दिमाग में या बड़ा दिमाग में अवेलेबल भी रहेगा। बाय द वे, छोटा दिमाग किसको बुलाते हैं? सेरेबेलम को या सेरेब्रम को? बड़ा दिमाग किसको बुलाते हैं? ये बताया था मैंने ना, सेरेब्रम और सेरेबेलम। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के रिवीजन में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक क्या है? वाह, पहला टॉपिक है द रिनाइसा ऑफ बतद्रवा थान। मतलब श्रीमंत शंकर देव जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। पहला टॉपिक कोइंसिडेंटली यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनेशन क्लियर होगा तुम्हारा। अच्छा, गुड हो मैंने। चलिए सबका हम रिवीजन करते जाएंगे, प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर। अभी मेंस वाला कंटेंट हम लोग नहीं रिवाइज करेंगे, प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, है ना। प्रीलिम्स के लिए रिवीजन है, मेंस के लिए भी फिर उसी तरह से करेंगे। जिन्होंने पहले से रिवाइज करके रखा है, आप इस सेशन को एक बार देख लो, आपका क्विक रिकॉल हो जाएगा, है ना। और ज्यादा पहले से जो आपने पढ़ रखा है वो पॉलिश हो जाएगा, काम आएगा आपके। हम बतद्रवा थान की बात करें, जिसको अभी फिर से रिवाइव किया गया, तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, दैट दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ नन अदर देन बट श्रीमंत शंकर देव महाराज। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की ये जन्मभूमि है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। अपनी दादी नानी से, अपने पापा से, मम्मी से, घर वालों से भी जो कहानियां सुनने का है वो भी सुन लो, क्योंकि वो सब एग्जामिनेशन में काम आएगा। कई बार प्रीलिम्स में भी वैसे फैक्ट आ जाते हैं, मेंस में भी, और इंटरव्यू में आंसर देने के भी काम आएगा, है ना। तो बतद्रवा थान इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत शंकर देव, राइट। इनका बर्थ प्लेस होता है। श्रीमंत शंकर देव के न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट के बारे में हम पहले भी पढ़े हैं, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम बतद्रवा थान की बात कर रहे हैं, राइट। कहा जाता है दैट श्रीमंत शंकर देव ने खुद, है ना, हिमसेल्फ ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एवर नामघर हियर। यहां पर पहला नामघर, नामघर मतलब प्रेयर हॉल, जहां पर हम भगवान विष्णु का नाम लेंगे। जहां हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं, हम उसको क्या बुलाएंगे? नामघर। यहां पर खुद उन्होंने नामघर एस्टैब्लिश किया था, जिससे कि जो नाम धर्म है, एक आश्रम नाम धर्म है, वो प्रमोट हो सके। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। और चलिए, क्या जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, और जरा हम देखें तो इसको इनॉग्रेट करने का काम, ये जो फिर से श्रीमंत शंकर देव का जो बर्थ प्लेस है, जो बतद्रवा थान है, इसको जब रिवाइव किया जा रहा है, तो इनॉग्रेट किया नन अदर देन बट यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने। ये भी याद रखना, प्रीलिम्स में ये सब भी फैक्ट आ जाता है, वहां पर पीएम मोदी का नाम दे देगा। नहीं, श्रीमंत शंकर देव जी का ये जो बर्थ प्लेस है बतद्रवा थान, इसको इनॉग्रेट किया गया किसने? जो नया आर्किटेक्चर बना, श्री अमित शाह ने। 227 करोड़ का ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, मतलब लगभग इतना इन्वेस्टमेंट इसमें लगा। ये भी आप प्रीलिम्स के लिए याद रखें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट गुरु आसन है ना, गुरु का जो लहजा होता है, गुरु की जो जगह होती है, वो जिंदगी में सबसे ऊपर होती है। और श्रीमंत शंकर देव जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, है ना, उनका जो गुरु आसन होना चाहिए वो सबसे टॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा गुरु आसन है, सेक्रेड सीट है। ये भी आप याद रखें, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव और माधव देव जी से रिलेटेड बाकी भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आती है, उसको रिवाइज करना है। तो ऐसे ही हम लोग छोटा छोटा पार्ट करते चले जाएंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। बाकी इसके डिटेल्स मेंस में मैंने डिस्कस किए थे आसाम प्रहरी के सेशन में। और हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स के अकॉर्डिंग ये सारे प्लेसेस को रिवाइव किया जा रहा है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रसाद स्कीम है, आप जरा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रसाद स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिससे कि रिलीजियस कल्चरल प्लेसेस को रिवाइव किया जा रहा है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में अच्छा प्रसाद मिलेगा, मार्क्स का, पॉजिटिव मार्क्स का।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम का अहोम दर्शन, राइट, अहोम दर्शन जो इनिशिएटिव है, अहोम दर्शन इनिशिएटिव, दैट इज आल्सो टू रिवाइव द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ ऑल द फेथ्स, है ना। जो अहोम दर्शन इनिशिएटिव है ये सारे फेथ से रिलेटेड, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, उन सबसे रिलेटेड जो प्लेसेस होंगे उनको रिवाइव करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ असम की इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा गोल्डन लंगूर से रिलेटेड, और गोल्डन लंगूर को प्रिजर्व करने के लिए ये जो कैनोपी बनाई गई इससे रिलेटेड। तो यहां से सबसे पहले तो आपको गोल्डन लंगूर का जो आईयूसीएन स्टेटस है ना वो भी याद रखना है कि ये जो गोल्डन लंगूर है, ये देखो गोल्डन सा दिखने वाला, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है बाबू? इंडेंजर्ड। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में क्लासिफाई किया गया है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, और इंडेंजर्ड है। ये सारी चीजें इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियरली थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, ये सारी चीज याद रखनी है। ये मेनली आपको मानस रेंज, संकोच रेंज, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के आसपास वाले रीजन में मिलता है। इन ब्रिजेस के बनाने से अब गोल्डन लंगूर जो है ना, पहले क्या होता था, पेड़ वगैरह से कूदते हुए रोड से क्रॉस करते थे और गाड़ी आकर धक्का मार देती थी, डेथ हो गया इनका बेचारे। लगभग 74% तक जो गोल्डन लंगूर का डेथ है वो कंट्रोल हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिजेस। गोल्डन लंगूर को बचाने के लिए जो ब्रिज बनाया गया, ये तो मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। इसलिए मैं बोलता हूं आसाम प्रहरी के सेशन में मेंस के भी क्वेश्चन जो करवाए थे, देखना वहां से पूछे जाएंगे कई क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है वैसे कि 74% तक जो डेथ है वो कंट्रोल हो गया है इसके वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जरा इस आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज को थोड़ा और हम देख लेते हैं काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट करके, क्योंकि ये ना एक अच्छा एग्जांपल बनना है। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो है, ये काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में तुम जरा चीज देख लो। ये ऑब्वियसली व्हीकल जो कॉलिजन होता है ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर एनिमल किसी लार्ज व्हीकल से, गाड़ी से, है ना, ट्रक से, कार से, किसी से भी टकरा जाता है, ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान हो सकता है, एनिमल लाइफ का तो नुकसान होता है, ये उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया, राइट। काजीरंगा हम एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे ये क्या कर रहा है, अभी जो नेशनल हाईवे 715 है जो कि फॉर्मरली NH37 के नाम से जाना जाता था, तो ये कालीबोर्ड से निकलकर या नुमालीगढ़ तक का जो हाईवे कनेक्ट कर रहा है नेशनल हाईवे 715, फॉर्मरली इसको नेशनल हाईवे 37 बुलाते थे। ये एलिवेटेड कॉरिडोर का लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा इस रास्ते में 34.45 किलोमीटर। ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए बड़ा पसंद होता है APSC को और बाकी स्टेट PCS को, तो 34.45 किलोमीटर ये एलिवेटेड लेंथ हो जाएगा, याद रखेंगे। टोटल कॉस्ट जो है वो 6,957 करोड़ रुपीज का है, ये भी याद रखना है आपको। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक था हमारा पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मेंस के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स में ना पेट्रोकेमिकल के बारे में पूछ लेता है कि अच्छा मेरे को ये बताओ पेट्रोकेमिकल्स क्या है। तो पेट्रोकेमिकल्स ना एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम पेट्रोलियम से डिराइव करते हैं। कौन से प्रोडक्ट, जैसे उसमें से एक प्लास्टिक भी आ जाएगा, प्लास्टिक के अलावा फर्टिलाइजर्स भी हैं, सॉल्वेंट्स भी हैं, है ना, जिनको हम पेंट्स वगैरह में यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स भी हैं। सो दीज आर कंसीडर्ड एज द पेट्रोकेमिकल्स व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह। और आसाम में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का अच्छा स्कोप है। यहां पर ये जो मैंने पेट्रोकेमिकल्स बताया है ये प्रीलिम्स के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोकेमिकल्स। आसाम में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो स्कोप है ना, ये तुम्हारे मेंस के लिए काम आएगा बड़ा, GS पेपर 2 में पूछ सकता है, GS पेपर 3 में। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंडियाज टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन। इंडिया का टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन, यहाँ ये आसाम के पर्सपेक्टिव में न्यूज में आया था। तो जरा हम देखें कि अच्छा चलो यहां से हमें क्या सीखना है प्रीलिम्स के लिए। यहां से हमें प्रीलिम्स के लिए क्या सीखना है, सबसे पहले तो ये कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये काफी अच्छा 45 मिलियन पीपल तक को ये लाइवलीहुड देने का काम करता है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू 10 to 12% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया के एक्सपोर्ट के 10 to 12% में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी हम याद रखेंगे। दूसरी बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लिंक्ड होता है, जैसे ऑब्वियसली कॉटन से रिलेटेड टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, है ना, वूल। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना सिर्फ अपने ग्रोथ में, अगर हम जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात करते हैं तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं, उससे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का भी ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। कुछ डाटा एंड फैक्ट्स भी इस न्यूज के साथ मेंशन थे, एक बार मैं फिर से तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूं कि 4th नेशनल टेक्सटाइल हैंडलूम सेंसस जब किया गया, 4th नेशनल टेक्सटाइल हैंडलूम सेंसस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, तो क्या देखा गया कि अराउंड 12.83 लाख वीवर्स आसाम में है। आसाम में वीवर्स का नंबर अराउंड 12.83, मतलब लगभग 13 लाख वीवर्स आसाम में मिलते हैं। 12.46 लाख हैंडलूम ऑपरेशन में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसमें से फीमेल के हम प्रोपोर्शन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फीमेल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फीमेल्स। एंड असम प्रोड्यूसेस
nearly 65% of India's total एरी सिल्क एंड 95% ऑफ मुगा सिल्क। वर्ल्ड के पूरे मुगा सिल्क के प्रोडक्शन का 95% कहां होता है? आसाम में। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, और मेजॉरिटी जो वीवर्स हैं वो फीमेल हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सब मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है और प्रीलिम्स के लिए भी। गांधी जी ने कहा भी था ना, दैट द वीमेन ऑफ असम दे कैन वीव देयर ड्रीम्स ऑन द क्लोथ। याद रखना, यूपीएससी का पूछा हुआ है। चले और देखो जरा, यहां पर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये वैसे मेंस में काम आएगा, बट फिर भी मैंने यहां पर क्यों अटैच करके रखा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना ऐसा दे सकता है। स्वनिर्भर नारी स्कीम, राइट, ये असम गवर्नमेंट का ही लॉन्च किया हुआ स्कीम है। स्वनिर्भर नारी स्कीम, स्वनिर्भर नारी स्कीम, स्वनिर्भर नारी स्कीम। तुम इसके बारे में पढ़ोगे और जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो स्वनिर्भर नारी स्कीम के बारे में, जिसका मेन पर्पस था इंडिजीनियस वीवर्स को, जो हमारी फीमेल इंडिजीनियस वीवर्स हैं उनको सपोर्ट करना। इसके अलावा स्टेट हैंडलूम पॉलिसी, ये सब मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी। स्वनिर्भर नारी स्कीम मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए तुमसे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी के बारे में। पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, तो सबसे पहले हमें यह मालूम करना है कि पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी कहां पर है। चलिए, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी है। ये सेशन अभी अनुरन बैठकर देखेगा शिव सागर से, तो शिव सागर में ही पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी है ना अनुरन? शिव सागर डिस्ट्रिक्ट, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, राइट, विच कवर अराउंड द एरिया ऑफ 34 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा ये सब भी प्रीलिम्स के लिए देख लेना, इसलिए अभी जो भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं वो सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखते जाना है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ऑब्वियसली ह्यूमन ही हम लोग होते हैं जो कि नेचर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से और बाकी एक्टिविटीज की वजह से काफी नुकसान इसको पहुंच रहा है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी को। यहाँ पे कई की बर्ड स्पीसीज आते हैं, जिनमें से कुछ नाम है रेड वेटेड लैपविंग, ब्लैक ट्रोंगो, व्हाइट वैकटील, राइट। इसका मतलब कि ये स्पीसीज जो है ना इस रीजन में मिलते हैं। अभी जब ये तुम सेशन देख रहे होगे तो वीडियो को पॉज करके या बाद में जरा सा रेड वेटेड लैपविंग गूगल पे मार लेना, उसका आईयूसीएन स्टेटस देख लेना, ब्लैक ट्रोंगो का देख लेना, व्हाइट वैकटील का देख लेना, बस एक बार देख लेना, एक बार आज ही के लिए। एग्जामिनेशन में आएगा ना तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रहेगा। क्रॉपलैंड एक्सपेंशन की वजह से और फॉरेस्ट लॉस की वजह से पानी दिहिंग बर्ड लाइफ सेंचुरी, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा यहां पर एक और न्यूज में था क्या, कार्बी होंगारी ट्रेडिशन के बारे में। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बी होंगारी ट्रेडिशन एक बड़ा यूनिक फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट, राइट, जहां पर नेचर सेंट्रिक फेथ को, जिसको हम लोग एनिमिज्म भी बुलाते हैं, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। कार्बी कम्युनिटी के लोग हमारे नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए, नेचर से रिलेटेड अपने फेथ को सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को या इस कल्चरल इवेंट को मनाते हैं। ये कितना बढ़िया दिखा रहा है कि कम्युनिटी का, कार्बी कम्युनिटी का रिलेशन नेचर के साथ कितना बढ़िया है। एनवायरमेंट की किताब में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग में लोगों के पहले से है और इस तरह से नेचर का कंजर्वेशन हो जाता है। ये हमें कार्बी कम्युनिटी से सीखने की जरूरत है, बाकी सारे कम्युनिटी से भी जहां जहां पे ऐसे नेचर रिलेटेड इवेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको कार्बी होंगारी ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है, राइट। यहाँ पर कोई भी टेम्पल्स या कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती है। कुछ ऐसा ही तो अर्ली वैदिक पीरियड में था ना, जहां पे कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। स्पेशली यहाँ पे दो सुप्रीम डिवाइन का नाम आपको याद रखना है, एक का नाम है हेम्फू और दूसरे का नाम है मुकरान। तो आप इन दोनों का नाम भी, इन दो सुप्रीम डिवाइन डुओ का नाम भी याद रखना है। इन दोनों का मेनली इनके अराउंड ही ये वर्शिप, ये सेलिब्रेशन का काम चलता है, ठीक है। बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कार्बी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तुम कमेंट सेक्शन में इसके बारे में और डिटेल में भी बता सकते हो, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट हम लचित 1 सैटेलाइट की बात करते हैं। तो वीर लचित बोरफुकान के नाम से ये लचित 1 सैटेलाइट, जिसको डिजाइन करने का काम किया डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी असम के स्टूडेंट्स ने। एंड सो इट बिकेम द फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया, स्पेशली बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने यहां पर किया, तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक बात है। कब लॉन्च किया गया इसको भैया, तो इसको लॉन्च किया गया 12 जनवरी 2026 को। ये सब डेट प्रीलिम्स में एपीएससी को बहुत प्यारे होते हैं बाबू। किससे लॉन्च किया गया, PSLV C62 से। कहां से, तो ऑब्वियसली ये सिंपल है, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से। कैसा सैटेलाइट था लचित 1 सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसका मेन पर्पस था कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग लचित 1 का। हालांकि सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाया, पर अपने आप में कभी कभी जो प्रयास होता है ना, वो प्रयास भी सक्सेस होता है। आपको रोकने के लिए पूरी दुनिया ताकत लगा देगी, बट आपका जो प्रयास है, आपका प्रयास आपको, आपने प्रेजेंट में एक दिन आपने जो प्रयास पूरी तरह से किया 100% से, वो आपका सक्सेस है। ये याद रखना। एंड गोल क्या होता है ना, वो पता नहीं रहता है। भगत सिंह तो देश की आजादी देखने के लिए कहां जिंदा रहे थे,
नहीं मिली थी आजादी 23 मार्च 1931 तक, इसका मतलब फेल हो गए थे क्या? नहीं ना। तो पूरी तरह से वहां पर इंस्टॉल नहीं हो पाया, ऑर्बिट में पहुंच नहीं पाया, बट फिर भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। एक और चीज याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लचित 1 सैटेलाइट के बारे में, कि इट वाज डेवलप्ड अंडर द ध्रुव स्पेस अस्त्रा प्रोग्राम। ये ध्रुव स्पेस अस्त्रा प्रोग्राम के अंदर इसको डेवलप किया गया है, लचित 1 सैटेलाइट। फाइन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बागारूंबा दोहू कल्चर के बारे में, क्योंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया और अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है ना। बागुरुम्बा दोहू डांस, जिसको हम बटरफ्लाई डांस के नाम से भी बुलाते हैं, हमारे बोडो कम्युनिटी के भाई बहनों ने यहाँ पर परफॉर्म किया इसको। आइकॉनिक है ना। हाउ मेनी पीपल? 10,000 आर्टिस्ट। वाह, 10,000 एंड मोर देन 10,000। तो बागुरुम्बा दोहू की हम बात करें, इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे जो हम दोहू वर्ड की बात कर रहे हैं, इट मींस वेव है ना। बागुरुम्बा वो दोहू डांस बटरफ्लाई डांस की तरह, बटरफ्लाई के जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। एंड इट सिम्बलाइजेस व्हाट? पीस, फर्टिलिटी, जॉय एंड कलेक्टिव हार्मोनी। अगेन देखो, बोडो कम्युनिटी से रिलेटेड एक डांस बागुरुम्बा, ये हमें ना दिखाता है कि किस तरह से नेचर के साथ कनेक्शन होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। इंडिया में अलग अलग जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, उनसे सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। स्पेशली एक चीज क्या होती है कि विमेन परफॉर्म इट, वाइल मेन जो होते हैं ना, द मेन जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं, विमेन इस डांस को परफॉर्म करती हैं। जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने का काम, या साथ में नृत्य जो होता है, नृत्य में साथ साथ म्यूजिकल कंपोनेंट भी होता है, वो देने का काम मेल्स करते हैं। अदरवाइज लार्जली डांस करने का काम कौन कर रही है? हमारी फीमेल्स बहनें कर रही है। ठीक है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर यूज किया जाता है। नाउ कहां पर परफॉर्म किया गया था? सरुसजाई स्टेडियम में परफॉर्म किया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असम के चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीट में गए थे डेवोस में। तो जरा देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, बाकी जो चीजें थी वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आसाम प्रहरी में तुमने किया है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स के लिए देखो यहां से क्या है, जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक बार फिर से रिकैप कर दो। 1971 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। हेडक्वार्टर क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट एंड जेंडर गैप रिपोर्ट। ये सारे ना आप याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कम से कम नाम याद रखें कि ये रिपोर्ट पब्लिश करने का काम WEF करता है। पिछले साल या उसके पिछले साल जब भी अगर इंपॉर्टेंट रहा होगा तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाले सेशन में इसको कवर भी किया गया है। तुम भी चाहो तो एक बार गूगल पे सर्च करके इसके बारे में, रिसेंट के बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मैजान बिल के बारे में। तो मैजान बिल एक टाइप का ऑक्सबो लेक है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर बनाने का काम करती है। कहां पर भैया? नियर डिब्रूगढ़ टाउन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कहने का मतलब भी जहां से चीजें खत्म हो रही हैं। तुम्हारे मोबाइल में भी हॉटस्पॉट होता है, तो हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो तो डाटा खत्म हो जाता है ना बाबू। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जहां पे ना जो भी बायोडाइवर्सिटी था वो खत्म हो रहा है, काफी हद तक खत्म हो चुका है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये जो हमारा मैजान बिल की बात करें वो ऐसा ही एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो अभी भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन सेंटर रहता है, टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, बट इसको नुकसान भी पहुंच रहा है। इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में तुम करना। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा हुआ था ऑक्सबो लेक, ब्रह्मपुत्र रिवर बना रही है डिब्रूगढ़ टाउन के पास। एक क्वेश्चन पूछूं, ऑक्सबो लेक जो है रिवर्स अपने अपर कोर्स में बनाएगी या लोअर कोर्स में? मतलब रिवर का जहां से ओरिजिन हो रहा है, पहाड़ों से तेजी से आ रही है, वहां पे ऑक्सबो लेक बनेगा कि नीचे फील्ड में? तुम बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, कॉमन सेंस लगाकर, जो अपने पास रखना है, पड़ोसी को नहीं दे देना है। पड़ोसी को दाल नमक चीनी थोड़ा बहुत दे सकते हो बस। चलिए, दूसरा एक ना न्यूज में था जंपिंग स्पाइडर, इससे रिलेटेड यहाँ प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। और थोड़ा चलो मैं जंपिंग स्पाइडर के बारे में बता दूं, तो जंपिंग स्पाइडर जिसको हम इस नाम से भी बुलाते हैं, बड़ा भयानक नाम है भाई, कॉलिटिस बिलिनियटिस जंपिंग स्पाइडर बोलेंगे हम इसको, जिसको पहली बार टेमरलिन थॉर्लिन नाम के पर्सन ने इसको डिस्क्राइब किया था 1891 में। दिस वॉज कंसिडर्ड, इसको प्रीवियसली कंसिडर किया जाता था, है ना, प्रीवियसली कंसिडर कि ये एंडेमिक है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में नहीं मिलता था। बट रिसेंटली पहली बार इंडिया में इसको ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट टाइम इट वाज डॉक्यूमेंटेड इन इंडिया, राइट। कहां के रिसर्चर्स ने किया? तो सिलचर यूनिवर्सिटी आसाम के रिसर्चर्स ने किया। कहां पर किया भाई? तो लोहारबोन रीजन में किया, विच इज इन द कासार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो यहां कासार रीजन में लोहारबोन डिस्ट्रिक्ट में सिलचर के हमारे जो रिसर्चर्स हैं आसाम यूनिवर्सिटी के,
उन्होंने इसको ऑब्जर्व करने का काम किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। ये कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं जो पहले भी आसाम प्रहरी के सेशन में रहते थे, अभी भी मैंने अटैच कर रखा है, तुम बना सकते हो उसको, प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होती जाएगी। स्क्रीन को पॉज करके बना लेना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बात करेंगे आसाम डार्क स्काई पार्क इनिशिएटिव के बारे में। मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू ये डार्क स्काई पार्क। सबसे पहले हम देखो डार्क स्काई पार्क को समझते हैं। तो डार्क स्काई पार्क क्या है? वैसा एरिया है ना जहां पे हम आर्टिफिशियल लाइट जो है उसका हम कम से कम यूज करेंगे नाइट के टाइम में। ये इमेज देखो ना, डार्क स्काई पार्क, ये इमेज देखो। तो रात के टाइम में क्या होगा ना, यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होगा। तो दिन में जो टूरिज्म का ओवरफ्लो नहीं हो जाता है कि ओवर क्राउडेड हो जाता है मानस रीजन, काजीरंगा रीजन या कोई भी रीजन, हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। हम रात में कुछ लोग को आके बोलेंगे कि बाबू तुम लोग रात में देख लो, शेर नहीं खाएगा। ठीक है, डार्क स्काई पार्क इसके बेस्ट ग्लोबल एग्जांपल्स सक्सेसफुली किया जा चुका है। माउंट मैग्नेटिक कनाडा, नेचुरल ब्रिजेज यूएसए, इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है ना, हेनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में, वहां पर भी इंप्लीमेंट किया गया है। आसाम में प्रोपोज लोकेशन कहां पर है? बहुत बढ़िया, ये प्रीलिम्स के लिए देखो इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट, जो कि 94.62% तक डार्क एरिया ऑब्जर्व करता है। इसके मेंस में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो हम बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे। काजीरंगा में 94.62 डार्क रीजन है। यहाँ पे ट्री की कैनोपी भी अच्छी है ना, ये भी एक रीजन होता है। मानस नेशनल पार्क जहां पे 92.51% डार्क रीजन ऑब्जर्व किया जाता है, एंड द दिमा हसाओ रीजन 87.05%। ये जरा प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना, तो यही रिवीजन करने का काम आज करना है। नेक्स्ट चलिए हम यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज, मोरान में जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज को इनॉग्रेट किया गया, राइट, राफेल एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 4.2 किलोमीटर का ये मोरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज है, 4.2 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखना कि जो दूसरा वाला साइड है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, डेसिमल के लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट वाला नंबर 4.2 किलोमीटर का है ना, ये नंबर आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। 4.2 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आसाम मोरान में। ठीक है, मोरान आसाम में। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। इससे पहले इंडिया के अलग अलग पार्ट में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज बन चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिंस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी पास है, बस 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। जो टेक्निकल स्पेक्स है 4.2 किलोमीटर का, वो भी ठीक ठाक बना। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 100 करोड़ का लगा था, इसमें 100 करोड़ का। ये सारी चीजें मेंस में भी आपके काम आएंगी, प्रीलिम्स के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट में लिखने के काम आता है, तो यहां मैंने अटैच कर दिया है। नेक्स्ट हम 16th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। 16th फाइनेंस कमीशन और उससे रिलेटेड आसाम में क्या चीजें मेंशन थी। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला, दैट आसाम शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हैज राइजन फ्रॉम 3.12% टू 3.26%। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। 16th फाइनेंस कमीशन क्या बोल रहा है कि आसाम का शेयर सेंट्रल टैक्सेस में इंक्रीज हुआ है, जो पहले 3.128% था, अब वो 3.28% हुआ है। दैट्स वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया है, इंक्रीज हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। 16th फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन फॉर्मूला की बात करें तो जरा डिवोल्यूशन पर यहां पर ध्यान दे दो। शेयर इंक्रीज किया गया, आसाम का जो इंडिविजुअल टैक्स शेयर है दैट हैज बीन इंक्रीज 3.12 से 3.26, जिसको अभी मैंने बताया। परफॉर्मेंस रिवार्ड की बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन ने एक नया 10% वेटेज इंट्रोड्यूस किया, जो कि 10% वेट फॉर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इंसेंटिवाइज करेगा। स्टेट का जितना कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिवाइज करने का। वो 10% वाला जो पॉइंट है ना, उसको याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपको याद रखना है मेनली प्रीलिम्स के लिए। 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन का नाम याद रखना है, पनगड़िया साहब, ये तो याद ही है। आर्टिकल 280 है, सबको याद होगा, याद रखना है ये चीजें। एक और चीज ऐसे देखो, 10% एरिया ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकली भी दिया गया कि स्टेट का जितना एरिया होगा फॉरेस्ट का उसके अकॉर्डिंग 10% असाइन किया जाएगा जब डिवोल्यूशन किया जाएगा फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग शेयर का। ये भी 10% याद रखें। मैक्सिमम वेटेज दिया गया है इनकम डिस्टेंस को, राइट। ये सारी चीज याद रखना फाइनेंस कमीशन के लिए। नेक्स्ट एक टर्न न्यूज में था, एक फेस्टिवल न्यूज में था, जिसको हम बोलते हैं सिमोलू फेस्टिवल। सिमोलू फेस्टिवल, सिमोलू फेस्टिवल। तो सिमोलू फेस्टिवल ये भी अगेन इको कल्चरल सेलिब्रेशन है, आसाम का एक इको कल्चरल सेलिब्रेशन, जो कि सिमूल नाम का फ्लावर या सिल्क कॉटन फ्लावर, या जिसको हम बॉम्बैक्स सेबिया बोलते हैं, इस फ्लावर के ब्लूमिंग को, इसके खिलने को सेलिब्रेट किया जाता है। इको टूरिज्म को भी ये प्रमोट करेगा और साथ ही साथ ये इकोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, फॉरेस्ट के साथ कनेक्शन को भी दिखा रहा है ना। हमारा बॉम्बैक्स सेबिया जो फ्लावर है, जिसको हम सिल्क कॉटन के नाम से भी बुलाते हैं। कहां पर इसको अभी ऑब्जर्व किया गया? दिस वाज ऑब्जर्व इन बारूंगुरी रीजन, राइट।
बारूंगरी रीजन में इसको ऑब्जर्व किया गया नियर द लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक पर है लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नागांव डिस्ट्रिक्ट। सदर्न बैंक पर ब्रह्मपुत्र रिवर के, याद रखना। एक टाइम था जब लाखोवा राइनोज के लिए भी जाना जाता था, पोचर्स के वजह से वहां पे नंबर्स राइनोज के कम हो गए, बट फिर भी अभी माइग्रेटरी बर्ड का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है लाखोवा सेंचुरी। यही लाखोवा सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास यहाँ पर सिमोलू फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया है। बढ़िया है, नेचर से रिलेटेड हम ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहेंगे तो कंजर्वेशन एफर्ट भी हमारा बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया, एक और न्यूज होली के टाइम का बोरदोवा फेस्टिवल बॉरपेटा से रिलेटेड। तो बॉरपेटा में ये जो बोरदोवा थान में होली सेलिब्रेट की जाती है, इसकी अपनी ही एक पहचान है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, देखो तुम्हारे प्रीलिम्स के काम आएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि श्रीमंत शंकर देव जी ने खुद यहाँ पर पहला देउल, जो देउल प्लेटफॉर्म होता है, उसको एस्टेब्लिश किया यहाँ पर उन्होंने। और बात करें तो यहाँ पे भगवान विष्णु की एक जो डेटी है, इसको भी डिस्कवर किया गया था एक्सकेवेशन में, राइट। दोल गोविंदो के नाम से हम उनको बुलाते हैं सेंट्रल डेटी को। और बॉरपेटा के रोल की हम बात करें तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मथुरा दास बुराहता जी, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। मथुरा दास बुराहता जी का रोल आप यहाँ पर याद रखिएगा, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है बोरदोवा फेस्टिवल के लिए, बोरदोवा थान के लिए, राइट। किस तरह से यहाँ पर होली को सेलिब्रेट किया जाता है बोरदोवा फेस्टिवल में, वो चीज मेंशन है। दो आई थिंक तुम सबको मालूम होगा, कई लोग सेलिब्रेट करने गए भी होंगे, पार्ट भी बने होंगे, ठीक है। सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, दिस आर द वेरी सिंपल सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस, इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर रखा है सो दैट मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सको, ऐसे पॉइंट्स वहां पर मेंशन रहते हैं, ठीक है। हम बात होली की कर रहे थे, होली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अच्छा, पहले जरा हम ये देख लें, लिटरेसी ट्रेजेक्टरी ऑफ आसाम, आसाम का क्या ट्रेजेक्टरी है लिटरेसी को लेकर, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट अगेन हो जाएगा ये फैक्ट। 2001 के सेंसस में देखा गया लिटरेसी अराउंड 63.25% थी, जिसमें मेल का लिटरेसी परसेंटेज कितना रहा था 71.2% और फीमेल का 54.61, मतलब गैप था 16% का। और ये गैप ना अब देखा जा रहा है कि कम हुआ, 2011 में 72.1% ओवरऑल था, मेल के लिए 77.25 एंड फीमेल के लिए 66.25, तो जो गैप है ना वो कम हुआ है 11.5%। अब ये जो गैप कम हो रहा है, इसका मतलब कि जो लड़कियां भी हैं वो भी पढ़ रही हैं, एंड ऑब्वियसली जेंडर, हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो एजुकेशन के भी फील्ड में जो बेसिक एजुकेशन है वहां पर भी जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, एंड दिस इज शोकेसिंग इट, याद रखेंगे आप इस फैक्ट को, ठीक है। की ड्राइवर्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, समग्र शिक्षा अभियान, है ना, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ऐसे कई प्रोग्राम से गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की कि फीमेल जो है, हमारी जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी एजुकेशन एक्वायर कर सके। हम बात करेंगे फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क और असम के ऑर्थोडॉक्स टी एक्सपोर्ट पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, स्पेशली वेस्ट एशिया को लेकर। अभी तो थोड़ा शांति देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, बट जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब चल रहा था, उससे असम के ऑर्थोडॉक्स टी एक्सपोर्ट कैसे अफेक्ट होता है वो देखें। यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या, ईरान अलोन कंज्यूम्स अराउंड 50% ऑफ असम ऑर्थोडॉक्स टी। मतलब भैया ईरान का बचना जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप हुआ उतना चाय नहीं पीता है जितना कि ईरान के लोग पीते हैं, है ना। जोक्स अपार्ट, तो ईरान खुद अकेला 50% तक ऑर्थोडॉक्स टी कंज्यूम करता है असम का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट को आप याद रखिए, हॉर्मुज फैक्टर, कि रफली 41% ऑफ इंडिया टोटल टी एक्सपोर्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम असम, इवन फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति बने रहना ना सिर्फ असम के टी एक्सपोर्ट के लिए, ओवरऑल इंडिया के टी एक्सपोर्ट और बाकी एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट आपके पॉइंट, ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। असम में टी की क्या हिस्ट्री है उसको भी यहाँ पर ब्रीफली मेंशन कर रखा है, वो तुमने पहले भी स्टैटिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा। नाउ रीजनल एक्सपोर्ट वॉल्यूम की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया में जो है अराउंड इतना वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होता है। यूएई में 50.71 मिलियन केजी, इराक में 52.59 मिलियन केजी, ईरान में 11.25 मिलियन केजी डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, राइट। सऊदी अरेबिया में भी काफी कुछ है। ऑर्थोडॉक्स टी डिपेंडेंसी की बात करें तो नियरली 50% ऑफ असम ऑर्थोडॉक्स टी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ईरान, इराक एंड यूएई। ये सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं, एक बार इनको फिर से देख लेना। हम याओसांग फेस्टिवल की बात करते हैं तो अभी हम बोरदोवा थान की बात कर रहे थे ना, वहां पर हम होली फेस्टिवल की बात कर रहे थे, तो अभी हमने देखा था यहां पर ये देखो, हाँ, दोल उत्सव की हमने बात की थी बोरदोवा थान में, बोरपेटा में। तो इसी तरह से होली से ही रिलेटेड एक और फेस्टिवल है, हाँ, क्या नाम है उसका, याओसांग फेस्टिवल है।
याओसांग फेस्टिवल वैसे ये प्राइमरली आसाम से रिलेटेड नहीं है, बट एपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द मेइतेई कम्युनिटी ऑफ मणिपुर। मणिपुर की मेइतेई कम्युनिटी काफी न्यूज में रही है, तो मणिपुर की मेइतेई कम्युनिटी भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जो कुछ कुछ होली के जैसा मिलता जुलता होता है, और होली के टाइम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़े नए इसमें सेलिब्रेशन के कुछ अपने यूनिक रीजनल फ्लेवर भी होते हैं मणिपुर के, बट इसी टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है याओसांग फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आर्टिकल लिखा था श्री अरूप कुमार दत्ता ने। ये भी इनके बारे में पढ़ने लायक है, श्री अरूप कुमार दत्ता के बारे में। चलो, तो क्या है, हम बात करें ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट ये इंडिया का पहला ट्विन ट्यूब मल्टी मॉडल अंडर वाटर टनल है। ये सारी चीजें पहले भी मैंने कर रखी है, पर अभी भी आज रात को 9:30 9:30 बजे बैठकर मैं तुम्हें करवा रहा हूं इतनी रात को, इस वजह से सो दैट आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लो। एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इंडिया का पहला फर्स्ट ट्विन ट्यूब मल्टी मॉडल अंडर वाटर टनल यहां पर बनाया जाएगा 18,662 करोड़ लगाकर। दिस विल कनेक्ट गोहपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, गोहपुर जो नॉर्थ बैंक पर पड़ता है एंड नुमालीगढ़ जो कि साउथ बैंक पर पड़ता है, इसको कनेक्ट करेगा। टोटल लेंथ की बात करें तो अभी जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो है 15.79 किलोमीटर, ठीक है, राइट। 32 मीटर बिलो इसको प्लान किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे इन सारी चीजों पर। और हम बात करेंगे यहां पर वल्चर कंजर्वेशन की। वल्चर कंजर्वेशन, वल्चर्स के बारे में देखो, राइट। जरा सा जल पी लेते हैं, वल्चर कंजर्वेशन पर फिर आएंगे। असम में वल्चर के डेथ में सर्च ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब वल्चर के डेथ काफी ज्यादा हो रहे हैं। हम देखो यहाँ पे एक ना बात कर रहे हैं डेथ होने के लिए एक एजेंट की, क्या नाम है उसका, कार्बोफ्यूरेन। तो कार्बोफ्यूरेन एक टॉक्सिक पेस्टिसाइड होता है, राइट। इस पेस्टिसाइड के वजह से वल्चर्स की डेथ होती है, राइट, ऑफन लीडिंग टू पैरालिसिस एंड डेथ। पैरालिसिस और डेथ तक हो जाता है, उनका नर्वस सिस्टम खराब होता है। कार्बोफ्यूरेन याद रखना, कार्बोफ्यूरेन पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। और फिर वल्चर्स की डेथ इससे होती है क्योंकि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वहां पे भेड़ बकरियां गाय वगैरह ये खाते हैं, फिर उन एनिमल्स की डेथ होती है, वल्चर्स उनको कंज्यूम करते हैं, इस तरह से वल्चर्स की भी डेथ होती है कार्बोफ्यूरेन कंज्यूम करने की वजह से। कार्बोफ्यूरेन कंज्यूम करने की वजह से डेथ होती है, याद रखना, ठीक है। कई बार क्या होता है, फेरल डॉग्स भी जिनके बॉडी में कार्बोफ्यूरेन प्रेजेंट रहता है, उनको भी वल्चर्स कंज्यूम करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस। डाइक्लोफिनेक भी एक और है, डाइक्लोफिनेक, इसको भी वैसे तो बैन कर दिया गया है बट फिर भी सेल इसका चलता है। डाइक्लोफिनेक की वजह से किडनी फेल्योर हो जाता है। डाइक्लोफिनेक और कार्बोफ्यूरेन दोनों का आप याद रखिएगा। बाकी हम इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो जो इंडियन वल्चर है इसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं। जो स्लेंडर बिल्ड वल्चर है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये सारी चीजें याद रखनी है गाइज। हिमालयन गिफन वल्चर जो है ये नियरली थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। व्हाइट रम्ड वल्चर जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। मतलब ये 4 स्पीसीज का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, वल्चर इसके ही 4 वेराइटी का हमने नाम लिखा है। इनका आईयूसीएन स्टेटस तुमको याद रखना है। व्हाइट रम्ड का CR, हिमालयन गिफन का नियरली थ्रेटन्ड, मतलब ये अभी सेफ है, और बाकी सब जो है वो CR है। इंडियन वल्चर, स्लेंडर वल्चर और व्हाइट रम्ड ये तीनों CR है, हिमालयन वाला नियरली थ्रेटन्ड है, ऐसे याद रखना। बंगाल फ्लोरिकन ये भी एक स्पीसीज न्यूज में था, ये मैंने फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में अटैच कर दिया है। काफी खतरा है इसको, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन इसका बना हुआ है। तो तुम मुझे बताओ इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या होगा, हिंट यहीं पर था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करोगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसमें कैप्टन अभिजीत भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया है ना। ये नेशनल वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं, याद रखिएगा, नेशनल वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे, जिन्होंने वॉलीबॉल को ना सिर्फ यूथ में फिटनेस को प्रमोट करने के लिए बल्कि जेंडर इक्वेलिटी के लिए भी यूज किया। दैट्स व्हाई इनको 2025 के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जेंडर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया? अभिजीत भट्टाचार्य को, who was once a capital of national volleyball team, and he used sport not just to promote fitness, not just to promote sports, but also to bring equality. इन्होंने गर्ल्स को भी इंक्लूड किया। एक चीज याद रखिएगा कि आईयूसी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये पहले इस अवार्ड को किस नाम से देती थी? आईयूसी विमेन एंड स्पोर्ट्स अवार्ड। अब इसको किस नाम से दिया जा रहा है? आईयूसी जेंडर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड। बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं अभिजीत भट्टाचार्य सर और उनका कंट्रीब्यूशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वाह क्या बढ़िया, मयंक चक्रवर्ती ने तो मतलब हिला दिया। एक थे हमारे मिथुन चक्रवर्ती और एक है मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर नॉट जस्ट फ्रॉम असम बट फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
इंडिया के हम फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद, 1988 में बने थे। मयंक चक्रवर्ती इंडिया के अभी फिर से एक नए ग्रैंड मास्टर बने। ओवरऑल हम बात करें तो 94th ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, 94th ग्रैंड मास्टर, और नॉर्थ ईस्ट असम से पहले मयंक चक्रवर्ती। चलो एक और चीज देखो, अंडर 11 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे, है ना, अंडर 11 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है उनसे रिलेटेड, अब बताइएगा। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। वीर शंभुदान फोंगलो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीर शंभुदान फोंगलो जो थे, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में वन ऑफ द अर्लीस्ट रेसिस्टेंस को लीड किया, वन ऑफ द अर्लीस्ट रेसिस्टेंस, क्योंकि देखो काफी अर्ली टाइम का है, 1882 1883 के टाइम का, वन ऑफ द अर्लीस्ट, 19th सेंचुरी में ही। इसके कुछ समय के बाद ही किसका फॉर्मेशन होगा? कांग्रेस का, 1885 में, है ना, 1885 में। यहाँ एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी इस टाइम में आने वाली। तो 1882 1883 में वीर शंभुदान फोंगलो ने दिमा हसाओ रीजन में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस को लीड किया था। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रॉन्ज फॉर बोर्गोहाइन, ऑब्वियसली लवलीना बोर्गोहाइन के बारे में कि किस तरह से इन्होंने ब्रॉन्ज इंश्योर किया। प्रीलिम्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहां पर? उलान बटार में क्या हो रहा था? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। So at Asian Boxing Championship which was being convened at Ulaanbaatar, Mongolia, वहां पर इन्होंने क्या इंश्योर किया? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज इंश्योर किया। इंडिया का टोटल परफॉर्मेंस की हम बात करें तो टोटल 16 मेडल इंडिया ने सिक्योर किया था, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज। पहली बार इंडिया फिनिश सेकंड ऑन द टेबल विथ 5 गोल्ड, ये भी याद रखो, ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखो, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडियन वुमेन टीम जो है इट टॉप्ड द मेडल चार्ट विद 10 मेडल्स, कि इंडियन वुमेन टीम सबसे टॉप पर रही। टोटल कितना मेडल मिला? 10 मेडल मिला। ठीक है, याद रखो। मोपिन फेस्टिवल की हम बात करते हैं। मोपिन फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल ये कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो मोपिन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, मोपिन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कहां सेलिब्रेट किया जाता है मोपिन फेस्टिवल को? अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली बाय द गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की गालो ट्राइब मोपिन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है ना। इट इज सेलिब्रेटेड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन हेल्ड इन गालो मंथ्स लूमी इन लूकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्च अप्रैल। मतलब जब इंडिया के अलग अलग पार्ट में बैसाख और बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, यहां पर गालो कम्युनिटी जो है हमारी, वो इसको गालो मंथ के नाम से बुलाती है, राइट, एंड गालो मंथ्स के नाम से बुलाती है, लूमी एंड लूकी गालो मंथ्स के नाम से, और यहाँ पर मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का काम करती है। यहाँ पर एक गॉडेस की वर्शिप की जाती है, मोपिन आने नाम की जो गॉडेस है, राइट, जो कि फर्टिलिटी को, प्रोस्पेरिटी को शोकेस करने का काम कर रही है। ऑब्वियसली जो अर्थ है उनको भी माँ पृथ्वी के नाम से ही बुलाया जाता है, तो उसी तरह से ये हमारे गालो ट्राइब से रिलेटेड भी एक फेस्टिवल हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज आल्सो इन न्यूज। प्रीलिम्स में देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होता है। इट मींस देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, देयर इज नो डायरेक्ट लीगल मेंशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये प्रीलिम्स में एक काम आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्फोर्सेस द एमसीसी अंडर आर्टिकल 324। इसको याद रखिएगा कि अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करवाने का काम करती है। डायरेक्ट लीगल इसका कोई सपोर्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट लीगल इन्फोर्समेंट इसका होता है। डायरेक्टली कोई लॉ नहीं है, बट इनडायरेक्टली क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग इसको इंप्लीमेंट करवाया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इस पे आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स में। कब ये एग्जिस्टेंस में आता है? द एमसीसी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जस्ट व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन, कि भाई इलेक्शंस होने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट जैसे ही करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एमसीसी या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है एग्जिस्टेंस में, और जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहली बार इसको कब यूज किया गया था? तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द 1960 असेंबली इलेक्शन। 1960 असेंबली इलेक्शंस के टाइम में फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, एंड इट वाज फर्स्ट वाइडली सर्कुलेटेड इन 1962 इलेक्शंस। 1962 इलेक्शंस में इसको वाइडली यूज किया गया। मतलब केरला के 1960 असेंबली इलेक्शन में पहली बार ओरिजिनेट होता है और 1962 में वाइडली इसको यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें प्रीलिम्स के लिए। नाउ
हम बाखुनगुरी फेस्टिवल की बात करेंगे। बाखुनगुरी फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया बाखुनगुरी फेस्टिवल, जो कि अगेन सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल स्पिरिट को दिखाता है असम के, स्पेशली बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम का। तो बाखुनगुरी फेस्टिवल जो है इट वाज सेलिब्रेटेड इन द हारिनागुरी रीजन, राइट, इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। हम इसकी बात करें तो ये जो रीजन है ना, या ये जो प्लेस है, ये स्पेशली जाना जाता है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी। और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। क्या है गोल्डन लंगूर का आईयूसीएन रेड लिस्ट में स्टेटस? अभी बताया था मैंने तुमको, रिकॉल करो, शुरू में ही था सेशन के, गोल्डन लंगूर का आईयूसीएन स्टेटस। तो जहां ये सेलिब्रेशन किया जा रहा था बाखुनगुरी फेस्टिवल, वो रीजन में गोल्डन लंगूर का भी प्रेजेंस है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं, जैसे खोमलाइनाई नाम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जो कि रेसलिंग है एक्चुअली में, गीला गैलेनाई नाम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, राइट, जो कि सीड से खेला जाता है विद द हेल्प ऑफ सीड्स। डोंगफांग नाम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जो कि टग ऑफ वॉर है। तो ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के भी नाम है यहाँ पर, ये भी न्यूज में मेंशन थे, आप प्रीलिम्स के लिए याद रखोगे। ओके, और एक चीज देखो, यहां पर हम बात करेंगे द लेजेंड ऑफ दिप्लाई। According to the folklore, the name Bakhunguri means the princess who offered herself, named after Princess Diplai, who sacrificed her life there. यहाँ प्रिंसेस ने अपनी जान कुर्बान की थी दूसरों के लिए, और वही ये नाम ना बाखुनगुरी वहीं से ओरिजिनेट होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। भगवान शिव की काफी वर्शिप होती है बोडो कम्युनिटी में, बाखुनगुरी फेस्टिवल के ड्यूरेशन में भी। बाखुनगुरी फेस्टिवल, कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2026 की बात करें, कालीचरण ब्रह्म अवार्ड, कालीचरण गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म से रिलेटेड अवार्ड रिसेंटली अभी अनाउंस किए गए। हम उनकी बात करें गुरुदेव कालीचरण की, तो गुरुदेव कालीचरण जो है इनका जन्म किनकी फैमिली में हुआ? खोलूराम मेघ की फैमिली में होता है, राइट। कहां पर? काजेगांव विलेज में, जो कि अभी प्रेजेंट में कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ही अटेंड दीक्षा एट आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज जो कि ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट, ब्रह्म समाज से ही निकलकर एक पार्ट बनता है, वहां पर इन्होंने दीक्षा ली और फिर आकर असम में स्पेशली बोडो कम्युनिटी के बीच में, बोडो कम्युनिटी के लोगों के बीच में इन्होंने ब्रह्म समाज के आइडियाज को प्रोपेगेट किया, राइट। ही इज ऑल्सो नोन एज मेघ गांधी, इनको मेघ गांधी के नाम से भी बुलाया जाता है, मेघ गांधी ऑफ असम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 8th गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड जो है 2026 का, ये किनको दिया गया? टू डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, रमेश चंद्र भारद्वाज जी को, है ना, जो कि एक एमिनेंट एडुकेशनिस्ट है, गांधीयन पर्सन भी है, और साथ ही साथ लेट करिंद्र बसुमतारी जी को भी दिया गया, पोस्टोमसली मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपनी राइटिंग से काफी समाज में बदलाव लाने का कोशिश किया। तो आप गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म के बारे में भी और जो अवार्ड दिया गया इन दोनों के बारे में प्रीलिम्स के लिए याद रखोगे। नेक्स्ट हम आते हैं पोंगतुकू फेस्टिवल के बारे में। पोंगतुकू फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगतुकू फेस्टिवल, जरा बात कर लें पोंगतुकू फेस्टिवल क्या है। तो इसको सेलिब्रेट करने का काम कौन सी ट्राइब करती है? द तुत्सा ट्राइब। तुत्सा ट्राइब सेलिब्रेट द पोंगतुकू फेस्टिवल, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखें, फॉर ऑब्वियसली गुड हार्वेस्ट एंड कम्युनल वेल बीइंग, इसके लिए तुत्सा ट्राइब पोंगतुकू फेस्टिवल। नोक्टे जो है वो चालो लोको फेस्टिवल, वांचो जो है ओरिया फेस्टिवल, अपतानी जो है ड्री, एंड गालो जो है मोपिन। अभी मोपिन फेस्टिवल भी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमारा पोंगतुकू फेस्टिवल भी हो गया। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, गुड हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है इसको। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आसाम सांचीपात आर्ट विच मेक्स हिस्ट्री। बहुत बढ़िया, आसाम के सांचीपात ने हिस्ट्री बनाया। कहां पर देखते हैं भाई, किससे रिलेटेड है? तो फॉर द फर्स्ट टाइम द नेशनल आर्ट एग्जीबिशन, जो कि ललित कला एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है, वहां पर आसाम के सांचीपात मैन्युस्क्रिप्ट को मेंशन किया गया है ना, जिसमें किन आर्टिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन है? श्री सुजीत दास जी का। ही बिलोंग्स टू नगांव आसाम। सांचीपात पेंटिंग की हम बात करें, सांचीपात पेंटिंग की हम बात करें तो सांचीपात पेंटिंग जो है वो सांची ट्री से इसका नाम डिराइव होता है, सांचीपात पेंटिंग का। बड़ा अच्छी बात इसमें क्या है कि इसको पेस्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए, मॉइस्चर रेसिस्टेंट बनाने के लिए जो भी चीज है ना वो सारे नेचुरल चीज है। जैसे हम येलो आर्सेनिक को यूज करते हैं जिसको हैताल बुलाया जाता है, हम एलोवेरा को यूज करते हैं, ये सारी चीजें नेचुरल चीजें हैं जिसको आप यूज करोगे, राइट। वी ऑल्सो यूज हैंगूल, सिनेवार और रेड, राइट। ये सारी चीजें यूज करके सांचीपात पेंटिंग बनाई जाती है। काफी हिस्टोरिक यूज है इसको। पहले अहोम रूलर्स बुरंजी में यूज करते थे, वैष्णवाइट सेंट्स जो थे उनकी पूथी में यूज किया जाता था। सांचीपात वर्सेस तुलापात में एक डिफरेंस भी है, याद रखना। सांचीपात इज एक्चुअली ट्री बार्क, व्हाइट तुलापात इज हैंडमेड पेपर। तो सांचीपात जो होता है ना वो डायरेक्टली में क्या है, ट्री का बार्क है, बाहर वाला पार्ट है, छाल वाला पार्ट है, और तुलापात जो है वो एक्चुअली में पेपर से बनाया जाता है, हैंडमेड पेपर होता है, राइट। हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन काफी है सांचीपात का, देख सकते हो तुम यहाँ पर।
ललित कला एकेडमी की बात करें तो ललित कला एकेडमी जो है नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट ने स्टैब्लिश किया 1954 में, राइट। नोडल मिनिस्ट्री इसकी हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ललित कला एकेडमी का। ललित कला एकेडमी ने कुछ और भी चीजें मेंशन किया था आसाम से रिलेटेड, जैसे मेजर स्कूल सेटरी स्कूल, इसके बारे में हम पढ़ते ही हैं, राइट। एक हमारा सेटरी स्कूल डांस हो गया, हमारा क्लासिकल डांस। कितने क्लासिकल डांस है टोटल? हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस सर? तो उसके अलावा अहोम रॉयल स्कूल एंड दरांग स्कूल, इसका भी प्रोटेक्शन होता है, टाई अहोम स्कूल का भी। हम सवारी फेस्टिवल पे आ जाते हैं। सवारी फेस्टिवल, तो देखो सवारी फेस्टिवल क्या है। सवारी फेस्टिवल को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया साउथ कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, सेलिब्रेटेड इन बोको साउथ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। सवारी फेस्टिवल क्या है? ये 114th एडिशन है, जिसको बिहू सेलिब्रेशन, बिहू सीजन के टाइम में जो अप्रैल का टाइम होता है उस टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है सवारी फेस्टिवल। आप वहां पे एलिफेंट्स को देख सकते हो, किस तरह से एलिफेंट्स हैं सवारी फेस्टिवल में यूज किए जाते हैं। खास ध्यान रखा जाता है कि एलिफेंट्स को किसी भी टाइप का हार्म नहीं हो। डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे राभा, बोरो, गारो, कोस राजवंशु, नेपाली, बंगाली, ये सारी कम्युनिटी सवारी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए, सवारी फेस्टिवल के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज लास्ट यहीं तक करूंगा मैं, फिर कल तुम्हें आगे इसके आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा बहुआ डांस की हम बात करें। अगेन ये कल्चर से रिलेटेड, असम के यूनिक कल्चर से रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड एक परफॉर्मेंस, बहुआ डांस। बहुआ डांस विच इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी? द सोनोवाल कचारी कम्युनिटी। प्राइमरली सोनोवाल कचारी कम्युनिटी बहुआ डांस को सेलिब्रेट करने का काम करती है, राइट। इसका पर्पस क्या होता है? टू ड्राइव अवे द एविल एनर्जी। एविल एनर्जी को ड्राइव करना, एविल एनर्जी को दूर करना। ये ना यहां पर सोनोवाल कचारी कम्युनिटी के भी ट्रेडिशन का पार्ट है और हमारे वैदिक ट्रेडिशन में भी होता था। जैसे जब ऋग्वेद लिखा गया या ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ तो उसमें गुड फोर्सेस के लिए, पृथ्वी के लिए, अरुण के लिए, वरुण के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, इनके लिए मंत्र लिखे गए। बट अथर्ववेद में फिर एविल फोर्सेस को भगाने के लिए मंत्र लिखे गए। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुआ डांस जो है ना, बहुआ डांस जो है वो एविल फोर्सेस को दूर भगाने के लिए किया जाता है, right? According to the legend, the dance is originated when Lord Shiv himself referred, Lord Shiv, जिनको कि बापा आई के नाम से भी बुलाया जाता है, खुद इन्होंने बहुआ का फॉर्म लिया था। तो ये भगवान शिव से भी रिलेटेड है और साथ ही साथ सोनोवाल कचारी कम्युनिटी के कल्चर का भी पार्ट है। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द बोहाग बिहू सेलिब्रेशन। बोहाग बिहू सेलिब्रेशन के टाइम में इसको परफॉर्म किया जाता है। सेंट्रल कैरेक्टर इसका जो होता है, आप यहां देख सकते हैं इस परफॉर्मेंस में, डांस परफॉर्मेंस में, तो जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है बहुआ, वो डिवाइन फॉर्म को, सुपर नेचुरल डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भगवान शिव से रिलेटेड है ये लेजेंड जो है। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये लाइफ के जो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, जैसे जन्म, फिर उसके बाद मैरिज, फिर उसके बाद डेथ, तो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को भी शोकेस करने का काम करता है। एक यूनिक अटायर बनाया जाता है, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं यूनिक अटायर, वो किससे बनाया जाता है? बनाना लीव से बनाया जाता है। और साथ ही साथ एक मास्क भी पहना जाता है। ये सारी चीजें सब कुछ नेचर से रिलेटेड है, नेचुरल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का सेशन था, आज मैं इस टॉपिक तक करवाऊंगा। ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा, रात 10 बजे तक तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगा, 10 बजे से पहले अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको आज रिवाइज कर लो। कल फिर मैं दिन के फर्स्ट हाफ में एक और सेशन तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाऊंगा और इस तरह करके 2-3 दिन में तुम्हारा पूरा रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। पहले से जो तुमने पढ़ के रखा है उसका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ाई की है वो तो बिल्कुल इस सेशन को रिवाइज कर ले। पूरा डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। सो सी यू टुमारो, टेक केयर, जय हिंद।